मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं बात करने के लिए इसी पे। आई थिंक मयूरेश, मैं आपसे डिस्कशन टाटा मोटर्स से ही शुरू करना चाहता हूं आज। गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स पे आपका आउटलुक क्या है, हाउस व्यू क्या है? दिक्कतें हैं, आई मीन JLR को लेकर दिक्कतें हैं, लेकिन आप ये भी देखिए, अच्छी बात है कि कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है अब वो डिलीवर कर रहा है। थोड़े से टाटा मोटर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, जेस्ट के साथ इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। हर कार को इंडिका की तरह बनाने का जो इनका भूत सवार था वो भी उतर रहा है धीरे धीरे इनका। तो थोड़ी चीजें अगर आप देखें ठीक हो रही है। टाटा मोटर्स पर आपकी राय क्या होगी इस वक्त? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक एक पॉजिटिव स्टांस मेंटेन करते हैं हम टाटा मोटर्स पे दो चीज़ों के लिए। एक, आई थिंक जो JLR का स्लोडाउन है और जो चाइनीज स्लोडाउन है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू JLR, लार्जली डिस्काउंटेड है मार्केट में। वॉल्यूम डी ग्रोथ जो हमने देखा पिछले क्वार्टर में भी, आई थिंक कुछ हद तक जो स्लोडाउन चाइना विटनेस कर रहा है उसको एनकैप्सुलेट करता है। बट एक्स चाइना, आई थिंक द ग्लोबल JLR सेल्स हैव बीन क्वाइट डिसेंट। दूसरी बात आप देखें तो जो न्यू लॉन्चेस प्लान्ड है, जैगुआर XE, XF जो आने की उम्मीद है, इनकी रेंज रोवर इवोक एंड क्लियरली आई थिंक डिस्कवर स्पोर्ट, आई थिंक ये तीन मॉडल आई थिंक शुड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली जैसे रैंप अप वापस चालू होगा चाइना में। तो वी आर नॉट अज्यूमिंग FY16 टू बी अ ग्रेट ईयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स कमिंग अप सब्सटेंशियली। एक वॉल्यूम बोथ ऑन JLR साइड और स्टैंड अलोन पे आई थिंक एक कट डाउन ही देखा है हमने और उम्मीद हमारे एस्टिमेट्स में वही है। बट रियली आई थिंक द मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी जो आर वर्किंग, चेरी JV और जो चाइनीज का इंजन सोर्सिंग प्लांट है वहां पे उनको एक इंपोर्ट कॉस्ट सेविंग्स होंगी एंड दैट विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन FY17। तो आई थिंक अर्निंग्स और वैल्यूएशंस इंप्रूव होंगे FY17 के बाद, बट मोस्टली आई थिंक द स्टॉक इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस। तो हमारा पॉजिटिव व्यू आई थिंक मेंटेन रहेगा टाटा मोटर्स पे। वी स्टिल मेंटेन अ टारगेट प्राइस ऑफ 420 ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। जी, इनफैक्ट जय, आपके टेक्निकल कमेंट्स क्या हैं टाटा मोटर्स पर बीते दो सेशंस के मूव के बाद प्रिसाइसली? बिल्कुल दीपाली, जैसे वीरेंद्र ने कहा, काफ़ी एक क्रूशियल सपोर्ट जोन से रिवर्सल देखने मिला है पिछले 2 दिनों में टाटा मोटर्स में। अराउंड नीचे की तरफ अगर देखा जाए दीपाली तो अराउंड 300 के आसपास का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था। ये पुल बैक मंथली चार्ट्स पर भी अगर देखें तो काफी मंथ से ये गिरा हुआ है, स्टॉक्स और गिर ही रहा है कंटिन्यूसली, लो टॉप्स लो बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पर भी मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लग रहा है अगर इसमें जो पुल बैक देखने मिलेगा दीपाली, वो अगर स्ट्रेच भी हुआ तो 370 के लेवल्स तक देखने मिल सकता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो अपर एंड ऑफ द रेंज और चैनल तक देखने मिल सकता है 370 तक। मेजर रिवर्सल अगर ये स्टॉक में देखना है दीपाली तो 400 के लेवल्स के ऊपर ही देखने मिलेगा स्टॉक पर। तब तक 400 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बॉटम आउट हो चुका है। सो जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म पुल बैक अगर किसी ट्रेड करना है तो बॉटम बाय ऑन डिक्लाइन, स्टॉप लॉस 300 के नीचे होना चाहिए, टारगेट 370 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बीच कोल इंडिया पे, आई मीन जिस सेकंड स्टॉक का जिक्र संदीप ने अपनी रिपोर्ट में किया था, कोल इंडिया, देखिए ये स्टॉक जो है ना वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टॉक है। जब इसके अच्छे दिन शुरू होते हैं बाजार के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जब भी ऐसा हुआ है। और अगस्त की सीरीज में इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, याद रखिए 446 पे। अब दिक्कत यह है कि कोल प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम लो के आसपास हैं और इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है। याद रखिए इनकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा इस वक्त दिवाली है और इनको देखिए, एक तो अच्छा बात यह है कि कोल मिनिस्ट्री और साथ ही साथ अगर आप देखिए जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उनके बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय रहा है। तो कोल इंडिया काफी लैंड एक्विजिशन कर पाया है, इनका प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन कोल प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं। लेकिन याद रखिए बतौर एक इन्वेस्टर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक बतौर इन्वेस्टर बुरे वक्त में ही स्टॉक पकड़ना है और ये 350 इसका एक बहुत वैल्यू बाय जोन है। और एक बात और शायद आपने सुनी होगी जो संदीप ने कही, एंड दैट इज आई थिंक डिविडेंड यील्ड। आप जिन स्टॉक्स को लाभांश के लिए, डिविडेंड के लिए, अच्छे डिविडेंड यील्ड के जानते हैं, उनमें से कोल इंडिया एक बहुत बेहतरीन और अव्वल दर्जे का स्टॉक है, अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है इसकी। आपकी बेश राय क्या होगी कोल इंडिया पे? द प्राइस ऑफ 358, इट्स डाउन अबाउट 100 रुपीज फ्रॉम आई मीन दिस मंथ हाई 446 का हाई था मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं आप इस पर? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक कोल इंडिया को लेकर जैसे ग्लोबल कोल प्राइसेस आपने राइटफुली कहा सॉफ्टन हो गई है, जिसकी वजह से हमारे अर्निंग्स एस्टिमेट्स थोड़े मॉडिफाई हो गए हैं एटलीस्ट फ्रॉम एन FY16 पर्सपेक्टिव। सो क्लियरली आई थिंक इफ यू टेक दीज हेडविंड्स आउट, आई थिंक ये करेक्शन आई थिंक एक बहुत अच्छा मौका मिलता है इनकी। अगर ऑप्शन वॉल्यूम्स की बात करें तो 16 MT पे था, जाके मोस्ट एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट्स फॉर एक्सपेक्टिंग 13 to 14 MT। प्रोडक्शन ऑफटेक का अच्छी तरह से बढ़ा है और जैसे इनका रेलवे इवैक्यूएशन प्लान्स स्ट्रीमलाइन होते हैं, आई थिंक द प्रोडक्शन नंबर कैन ग्रो एट अ कंपाउंडेड पेस ऑफ 8.5%
10% अगले 4 से 5 सालों में। तो मुझे लगता है इफ यू डिस्काउंट सॉफ्टनेस इन कोल प्राइसेस अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए एंड वन अज्यूम्स रिबाउंड इन प्राइसेस हैपनिंग बोथ ऑन द कोल फ्रंट और उनके ई ऑक्शन फ्रंट पे, जहां पे रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे, जिसकी वजह से इनफैक्ट ये क्वार्टर में ब्लेंडेड रियलाइजेशंस केम एट 1465 टन। तो मुझे लगता है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, और जैसे कंपनी प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ इवन द डिविडेंड यील्ड, आई थिंक इट्स इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। तो मुझे लगता है एनी करेक्शन ऑन द स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका होगा स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। जी मानस, कल के सेशन में लॉजिस्टिक स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी तेजी दिखी थी। गति, पटेल इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, लॉजिस्टिक्स सभी में खरीदारी थी। कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आज आपकी अप्रोच रहेगी इन स्टॉक्स पर, या फिर प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह देंगे? देखिए, मैं गति को काफी क्लोजली ट्रैक करता हूं, और गति ने कुछ दिन पहले ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 145 का ब्रेक किया है। तो जिस तरह के पैटर्न्स दिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कभी भी कोई बाउंस बैक आए जहां स्टॉक 140 से 145 के स्तर को टेस्ट करे तो वो निकलने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल्स देखिए तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक एक बार 105 और 100 रुपए के स्तर को छुएगा। तो मेरी राय में तो बाउंस बैक पे बिल्कुल आपको लॉन्ग से एग्जिट करना है। गति 131.55 पे बंद हुआ। कल के और कुछ स्मार्ट प्राइस परफॉर्मेंस पे बात करूंगा मैं, लेकिन टाटा पावर था इसमें शामिल, और उसमें अगर आप देखें जी एंटरटेनमेंट भी था करीब 368.85 के स्तर पे। और मैं एक डिस्क्लोजर के साथ कि भाई ये इसी जैसे समूह की कंपनी है, डिश पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जब आप देखिए डिश ने कल पुल बैक लिया, 106.35 पे डे हाई के क्लस्टर बंद हुआ। 110 पे सप्लाई आना लाजमी है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल था। इसको आप देखिए कि एग्जैक्टली जो मई का ब्रेकआउट पॉइंट था, मई के फ्लैग का जो ब्रेकआउट पॉइंट था, वहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया है। यानी जो पहले रेजिस्टेंस था उसने सपोर्ट के तौर पे एक बहुत बखूबी सपोर्ट के तौर पे काम किया है। डिश एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, आज अगर मुझे कुछ खरीदना हो, बेचना हो मिड कैप में कहीं आज कोई दाव लगाना हो, तो डिश को कहां आप रखेंगे? वीरेंद्र, एक पुल बैक ही है ऐसा मुझे लग रहा है डिश टीवी में। आपने तुम बिल्कुल सही कहा कि उसके जो ब्रेकआउट पॉइंट था वही लेवल पे सपोर्ट लिया है, पर ऑन द सेम एट द सेम टाइम अगर मैं उसकी जो पूरी राइज थी, अगर उसे मैं देख रहा हूँ चार्ट्स पर, तो उसकी जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस थी वीरेंद्र 20 डीएमए और 40 डेमा, इसको कभी ये स्टॉक ने ब्रेक कर नीचे ट्रेड नहीं किया था। ये स्टॉक लगातार वही एवरेजेस को सपोर्ट लेकर ये स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्म कर रहा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि ये स्टॉक ने उसकी दोनों ही एवरेजेस के नीचे क्लोज दिया है, और काफी डीप क्लोज दिया है, और उसको एवरेजेस को एक रीटेस्ट देखने मिल रहा है। दिश आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक बाउंस बैक जरूर दिखा सकता है, बट ऑन दी अपसाइड वीरेंद्र मुझे ऐसा लग रहा है करीबन 115 से 116 के आसपास इसका बहुत ही अभी क्रूशियल रेजिस्टेंस बच चुका है। जब तक अभी 115 116 के ऊपर क्लोज नहीं करता वीरेंद्र, थोड़ा एक रिस्की बैट हो सकता है। लास्ट 2 दिनों में एक अच्छा बाउंस बैक ऑलरेडी देखने मिल चुका है इस स्टॉक में। तो 116 के ऊपर क्लोज करता है तो ही मेरा ये मानना है कि एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 116 को अगर पार नहीं करता वीरेंद्र तो आई थिंक एग्जिट हो जाना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में से। जी चलिए, वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का, और अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ अब इस कार्यक्रम में मेरे हिस्सा है रजत हैं, लेकिन अभी बात हम किस पे करेंगे? ट्रेडिंग कॉस्ट पे, हाउस व्यूज पे, सुपर 7 स्टॉक से बात करेंगे, और साथ ही इस बीच रुपए से पहले इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आपके स्क्रीन पर निफ्टी करीब 200 अंकों पर है, 62 अंकों पर इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी अगर आप देखें, ये बीपीसीएल बीएचएल दोनों बैकफुट पे खड़े हैं, 2 रुपए 3 रुपए नीचे, गेल लगभग 5 रुपए ऊपर कारोबार करता है। उसके बाद एमएनएम करीब 114 रुपए ऊपर, 40 रुपए ऊपर, अब 20 रुपए ऊपर, एलएनटी लगभग 16 डॉलर क्लस्टर पे, भारतीय एयरटेल करीब 10 रुपए ऊपर, अच्छी खबर भी यहाँ पे 350 के स्तर पे, मारुति सुजुकी लगभग 43 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, रिलायंस लगभग 36 रुपए ऊपर 890 के जोन में, केयर इंडिया लगभग 135 के स्तर पे, 6 रुपए की मजबूती यहाँ पर है, और टाटा मोटर्स यहां पे करीब 4 रुपए का इजाफा है। एचडीएफसी बैंक बैकफुट पर खड़ा है, 1 रुपए नीचे, 178 अंक अब इस वक्त निफ्टी ऊपर है। आईटीसी 323 पर लगभग 6 रुपए ऊपर, सिप्ला लगभग 5 रुपए ऊपर, लगभग 641 के स्तर पे है, हीरो मोटोकॉर्प में लगभग 35 रुपए की मजबूती है, और एचयूएल इस बीच 66 देखिए 66.14 के अगेंस्ट लगभग 65.94, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है। देखिए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से ज्यादा 20 पैसे की कमजोर ये फ्रैक्शन के साथ ओपनिंग होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस माहौल में कैसे ट्रेड कर रहे हैं। 66.30 से रुपया ऐसा घूमा कि पूछिए मत, और मैं कल बार बार आपसे कह भी रहा था कि प्लीज इसको एक एडजस्टमेंट मान के चलिए, रुपए के गले में मेडल डाल देना कि भैया तुम बहुत कमजोर हो, ये बहुत गलत है, इस हालात में बहुत गलत है। ये एक एडजस्टमेंट था जो कि मार्केट फोर्सेस ने करने दिया, और आरबीआई ने बखूबी अगर आप देखें इसको शायद मैनेज भी किया। आरबीआई ने क्या किया? वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया। आप याद रखिए 2012 में क्या हुआ था,
और अब क्या हुआ? तो ये एग्जैक्टली मिस्टर राजन ने जो कहा था कि देखिए डायरेक्शन जो है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी, वो हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। हम रुपए को गिरने भी देंगे तो सम्मानजनक तरीके से और चढ़ने भी देंगे तो सम्मानजनक तरीके से। हमारा काम सिर्फ वोलेटिलिटी को अरेस्ट करना है। हम ऐसा नहीं है कि अपने फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ रुपए को संभालने में खर्च कर देंगे। तो एक अच्छी ओपनिंग और एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग भारतीय रुपए की 65.94 के क्लस्टर पे। रजत, इनफैक्ट मैं क्रिसिल की रिसर्च भी पढ़ रहा था एक वीरेंद्र, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि मार्च में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 64 का लेवल आता हुआ नजर आएगा, और ये इसकी पॉसिबिलिटी 64 छूने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बताई है, 67 छूने की पॉसिबिलिटी काफी कम बताई क्रिसिल की रिसर्च में। चलिए इसी बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे फटाफट से मैं अपडेट ले लेता हूं। रोहित मेरे साथ मौजूद है और साथ साक्षी मेरे साथ मौजूद है। साक्षी, सबसे पहले बताएं आज की ट्रेडिंग पिक्स। शुक्रिया रजत। आज की पहली ट्रेडिंग आइडियाज अविनाश गोरखसाकर की तरफ से है। एसबीआई पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 251 का, स्टॉप लॉस बताया 241 का। आईओसी पर भी पॉजिटिव और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 402 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 390 का। आशीष केलकर की तरफ से राय है, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की सलाह है इनकी, टारगेट बताया 285 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 265 का। इनकी नेक्स्ट पिक है लाओ पाला पर, यहां पर भी बुलिश है, टारगेट बताया 650 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 580 का। आज की आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज राकेश बंसल की तरफ से है, महिंद्रा लाइफ स्पेस पर पॉजिटिव है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 472 और स्टॉप लॉस बताया 435 का। आखिरी पिक इनकी एचडीएफसी बैंक पर है, खरीदारी की राय है, टारगेट बताया 1027, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 1005 का। कुछ ऐसे ट्रेड्स जो आज आपको मोटा मुनाफा दिलाएंगे, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से क्या आती है, संदीप ये बताएं। शुक्रिया है। सबसे पहले भारतीय एयरटेल पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग इस काउंटर के लिए बरकरार रखी है, टारगेट वो दे रहे 285 रुपीज का। उनका ऐसा कहना है कि डॉलर में रुपए के मुकाबले हर जो 5% के आसपास की मजबूती आती है उससे FY16 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है भारतीय एयरटेल का, उसमें करीब 11% की कमी का अनुमान है। वैसे भी रिलायंस जियो का जो लॉन्च हो रहा है वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रिगर का काम करेगा और खराब खबरों का जो दौर है वो आगे भी शेयर के लिए जारी रह सकता है। और वैसे भी नेटवर्क क्वालिटी को लेकर सरकार का जो कड़ा रुख है वो आगे भी जारी रहने का इनका अनुमान है। तो उस बीच काफी खराब खबरें इस काउंटर के लिए जारी रह सकती है, जिसकी वजह से अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी गई है। सिटी के ऊपर मारुति की कॉल आई जिसमें उन्होंने जो बाय से रेटिंग घटाकर न्यूट्रल किया है, टारगेट प्राइस 4832 से घटाकर 4465 किया है और FY16 से लेकर FY17 का जो EBITDA अनुमान है उसमें करीब 5 से 6% के आसपास की कमी उन्होंने करी है। और उनका ऐसा मानना है कि जिन लेवल्स पर फिलहाल स्टॉक खड़ा है यहां से जो री रेटिंग की संभावना काफी मुश्किल उनको नजर आती है, जिसकी वजह से उन्होंने रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है उसे कट किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने ITC पर एक कॉल दिया है, बुलिश कॉल है, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को बढ़ाकर बाय किया है, टारगेट वो दे रहे 393 रुपीज का। उनका ऐसा मानना है कि मैच्योर मार्केट की जो ग्रोथ है उससे कहीं ना कहीं शेयर अब डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ज्यादातर पॉजिटिव इस शेयर प्राइस में डिस्काउंटेड है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन कंपेलिंग है, जिसकी वजह से वो अपना जो बुलिश स्टैंड है इस काउंटर पर मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 393 रुपीज किया है। आखिरी कॉल है ऑटो सेक्टर पर, CLSA ने अपनी पूरे ऑटो स्पेस पे रिपोर्ट जारी करी, इसमें उन्होंने मारुति, टाटा मोटर्स और M&M इनको अपनी टॉप पिक्स बताया। उनका ऐसा मानना है कि टू व्हीलर के मुकाबले फोर व्हीलर जो मार्जिन एक्सपेंशन की स्थिति है उसको लेकर ज्यादा वेल पॉइज्ड है और उनका ऐसा मानना है कि आगे मांग में जब रिकवरी होगी तो उसकी वजह से जो फिक्स कॉस्ट टू सेल्स की जो रेशो है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और वैसे भी जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में कमी आई है, आगे चलते हुए मार्जिन में और बढ़त की यहाँ पे गुंजाइश और फोर व्हीलर्स पर ज्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मारुति, टाटा मोटर्स और M&M उन्होंने अपनी टॉप पिक में शामिल किए हैं। चलिए, तो ऑटो सेक्टर को लेके बुलिश और वो भी फोर व्हीलर पैक को लेके बुलिश। मानस, आपके पास मैं आऊंगा, मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, अगर इन स्तरों पर अगर कहीं पर भी आपको लगता है रिवर्सल का चांस, तो कौन से स्टॉक्स होगा? देखिए, बाउंस बैक के लिए प्ले करना होगा तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स रहेगा, क्योंकि M&M अभी भी वीक लगता है और M&M ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को कल ब्रेक किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। पर टाटा मोटर्स ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट दिखा चुका है, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद जरूर की जा सकती है, जिसमें स्टॉक 355 से 360 तक के स्तर को टेस्ट करेगा। तो मेरी राय में अगर यहाँ पर एक लॉन्ग बना रहे तो अपना स्टॉप लॉस 327 रुपए पे जरूर रखें। चलिए, बात करते हैं अब थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट की तरफ, और हमारे साथ अब रोहित हैं श्री पुष्कर के IPO के बारे में बात करने के लिए। आज ये IPO जो है वो बंद होगा और डिटेल्स क्या है रोहित आपके पास? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। यहाँ पर जैसे कि आपने बोला कि सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है चीन की दिक्कतों की वजह से, और उसका रिफ्लेक्शन आप किसी भी IPO के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिला है। अगर श्री पुष्कर की अगर बात करें तो यहाँ पर अब तक ये छोटा एक इशू है, करीब यहाँ पर बना रहा 70 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है IPO के जरिए इस कंपनी की, और 61 से 65 रुपए का प्राइस बैंड तय किया था और जो एंकर इन्वेस्टर्स को भी एलोकेशन किया गया था वो 65 रुपए के भाव पे ही किया था, यानी कि प्राइस बैंड के ऊपरी भाव पर। उसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो दूसरे दिन के अंत तक यहाँ पर 46
19% ही सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है, जबकि ये छोटा इशू उसके बावजूद भी सब्सक्रिप्शन फिगर लो देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो रकम का इस्तेमाल है कंपनी अधिग्रहण के लिए कर सकती है, तो ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छा खासा रुझान, एक्साइटिंग रुझान नहीं देखने को मिला है। अगर दूसरे आईपीओ की बात करें तो पेनार इंजीनियर्ड की, वहाँ पर हालत और भी खराब है। अगर आप देखें अब तक ये इशू सिर्फ 7% ही सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है, और जो प्राइस बैंड तय किया गया था इस इशू के लिए वो 170 से 178 रुपीज पर शेयर के पर था, और 156 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी कंपनी की, जिसमें वो कुछ रकम का इस्तेमाल यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन्स में रिपेमेंट करने में कर रहे हैं, और साथ में कुछ इंफ्रा यहाँ पर जोड़ने की भी योजना थी। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोनों ही आईपीओ का अब तक रिस्पॉन्स मिला है, दोनों आज बंद होंगे। इससे अलावा अगर आप ध्यान दें तो नवकार कॉर्प का भी आईपीओ यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला, मामूली 2.85 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं आईपीओ मार्केट पर सेकेंडरी मार्केट का असर जरूर देखने को मिला, और उसी वजह से यहाँ पर 100 से रिस्पांस मिल रहे हैं अब तक के जो आईपीओ देखने को मिले। राइट, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आज कौन से काउंटर पर फोकस रखना है और क्या कुछ हलचल है प्राइमरी मार्केट पे उस पर अपडेट देने के लिए। लेकिन मयूरेश मैं आपके पास आता हूं, और जिस तरीके की आज एक्सपेक्टेशन है कि बाजार एक अच्छी खासी ओपनिंग दे सकता है, ऐसे में दो ट्रेड्स जो आपके फोकस में। So clearly I think जो हमें पसंद आ रहा है, I think हाउसिंग फाइनेंस कंपनी समथिंग दैट आई लाइक। LIC हाउसिंग ने एक शार्प करेक्शन दिया है, उम्मीदें यही हैं कि जैसे ब्याज दरें कम होंगी और इन्होंने हमारा अपना जो बैंक बोरिंग्स है वो बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से होलसेल बोरिंग कॉस्ट इनकी कम होती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाते हैं, यील्ड्स मेंटेन्ड, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। तो मुझे लगता है LIC हाउसिंग इज अ वेरी रीजनेबल बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कपल दैट अप विद प्राइवेट बैंकिंग, मुझे लगता है कि जैसे शार्प करेक्शन देखा है, कोई रिलेशन नहीं है विद द काइंड ऑफ चाइनीज स्लोडाउन वी आर सीइंग। डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, क्रेडिट ग्रोथ डिसेंट, एडिक्वेसी अच्छी है। तो मुझे लगता है आई थिंक येस बैंक इज ऑल्सो वेरी प्रोस्पेक्टिव बेट दैट वी आर लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए कुछ काउंटर्स जहां पे तेजी है इस वक्त, धनलक्ष्मी बैंक को देखिए आप, ये 8% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में। तो आज बैंक्स का दिन हो सकता है भाई। गैब्रियल इंडिया लगभग 8865 पे लगभग 4% ऊपर कारोबार कर रहा है, और कुछ गैमन इंडिया, उसके बाद जीटीएल इंफ्रा, छोटे छोटे स्टॉक्स जहां पर 1-2 रुपए का मूव है। फिर आप देखिए हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स ये करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। HTIL करीब 4.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। इंडिया सीमेंट्स लगभग 4% ऊपर। ये कल के सेशन से अपना जो पुल बैक है वो कंटिन्यू करने के मूड में है। उसके बाद बाकी जेपी ग्रुप में तो सेल लगी हुई है 6-7 रुपए में, तो उसको आप देख सकते हैं। और IRB रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों पर हमने सुबह बात की थी, एक रिलीफ है इनके पास 232 के क्लस्टर पे, यहाँ पर इस वक्त तेजी का रुझान बना हुआ है। उसके बाद देखिए आप एक और कंपनी जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है वो है जस्ट डायल, 800 के स्तर पे 4% ऊपर, 30 रुपए का इजाफा यहाँ पे। याद रखिए जस्ट डायल जो है इस वक्त, इससे कह सकते हैं आप एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी। काउंटर ऑलमोस्ट 1900 रुपए से अगर आप देखें टूटता 800 के स्तर पे आ चुका है। तो एक बुरा दौर जस्ट डायल ने देखा। वैल्यू बायस जो है डेफिनेटली एक बार नजर डाल सकते हैं यहाँ पे जस्ट डायल में इस वक्त इंडिकेटिव एक्शन में 30 रुपए की मजबूती है। उसके बाद देखिए एक और काउंटर जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है वो है L&T फाइनेंस, करीब KSK एनर्जी वेंचर्स माफ कीजिएगा, ये स्टॉक लगभग 5% ऊपर 3740 पर, तो यहाँ पे काफी अच्छा मूव है। और उसके बाद एक मॉन्सेंटो इंडिया 5% ऊपर लगभग 145 रुपए का इजाफा लेकर कारोबार कर रहा है। और एक दो स्टॉक्स देख लीजिए और जिनमें काफी अच्छा खासा मूव है। पेनिनसुला लैंड यहाँ पर मजबूती है। प्रकाश इंडस्ट्रीज 2595 पे लगभग 6% ऊपर। तो छोटे स्टॉक्स में आज एक मूव नजर आ रहा है आपको। ये इंडिकेटिव एक्शन में यहाँ पे स्क्रीन पे शायद विजिबल नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। और उसके बाद राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स 4% ऊपर यहाँ पर तेजी है। और एक सीमेंस के विद इन द कैपिटल गुड बास्केट लगभग 3% ऊपर 37 रुपए का इजाफा यहाँ पे। ये भी काउंटर काफी टूटा है पिछले 3-4 दिन में, ऑलमोस्ट कहां से फिसलता हुआ यहाँ पे जोन में आया है। और एक आप देखिए सुप्रीम पेट्रो और सुविन लाइफ साइंसेस, इनफैक्ट मैं सुविन लाइफ साइंसेस के बारे में बात करना चाहूंगा। माना जरा इस चार्ट को एक बार देखिएगा, सुविन लाइफ साइंसेस कॉन्फिडेंस बिगड़ा है नो डाउट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक यहाँ आते आते काफी कॉन्फिडेंस बिगड़ा है। लेकिन ये 200 का प्राइस जहां से इसने पुल बैक दिया है, इसके चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आप देखिए इस जोन की 200 रुपए की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये सितंबर 2014 से लेकर फरवरी 2015 के बीच के चार्ट्स के प्राइस परफॉर्मेंस के आधार पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या वैल्यू बाई है इस प्राइस पे? नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी क्रिएट करनी चाहिए। देखिए पूरी रैली में जब से स्टॉक 24 रुपए के आसपास चलना शुरू कर रहा था, 100 डे मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक नहीं किया था। और अगर आप चार्ट्स देखिए तो
स्टॉक 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप, लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली दिखेगा। तो मेरी राय में तो कोई उछाल है, जहां स्टॉक 220 या 222 के स्तर को टेस्ट करे तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। राइट जय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार में बात करने के लिए, आउटलुक बताने के लिए। लेकिन मयूष, मैं आपसे आईटी काउंटर्स के ऊपर प्रश्न पूछूंगा। देखिए, इन्फोसिस जो है वो इस गिरावट में भी 1088 तक के लेवल्स पे पहुंचे। ऊपरी स्तरों पे इतनी ज्यादा एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं देखी। ऑब्वियसली लो बीटा काउंटर तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पैनिक सेलिंग तो देखने को मिल ही नहीं सकती थी, बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनी है। लेकिन अभी आपको आईटी कंपनी को अगर रेट करना हो तो आप कैसे रेट करेंगे? और बाजार में पुल बैक आया तो क्या इन्फोसिस पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट कर सकता है? सो क्लियरली आई थिंक रुपी डिप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा टेलविंड हो सकता है काफी आईटी कंपनियों के लिए। और जैसे टॉप टियर आईटी कंपनीज का हमने परफॉर्मेंस देखा है, अगर आप वन ऑफ्स एक्सक्लूड करें, वीजा कॉस्ट, वेज प्रोसेसेस, उसके वजह से आई थिंक उनको दिक्कत हुई थी एबिट मार्जिन पे। बट कहीं ना कहीं क्लाइंट माइनिंग, द काइंड ऑफ क्लाइंट विंस दैट दे हैव गॉट फ्रॉम द यूएस मार्केट्स, यूरोपियन क्लाइंट बेस इनका स्टेबलाइज हो रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक क्रॉस करेंसी टर्म्स में इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होनी चाहिए। इन्फोसिस स्पेसिफिकली आई थिंक जो इनके टारगेट्स है ऑफ अचीविंग रेवेन्यूज, आई थिंक दे आर वेरी मच ऑन दैट पाथ। जो इन्होंने नया डिजिटल आइडियोलॉजी इनकॉर्पोरेट की है, आई थिंक दे विल टेक दैट। और सिक्का जी आई थिंक इज इंप्लीमेंटिंग द राइट थिंग्स। यूटिलाइजेशन लेवल्स आई थिंक 300 बिप्स के आसपास एक हेडरूम में बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से एबिट मार्जिन में एक्सपेंशन आ सकता है। सो क्लियरली आई थिंक वी लाइकिंग आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये तीनों हमें अच्छी लग रही है। मानस, कल भी यहाँ पर पावर काउंटर्स में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन थी निचले सुबह से। सीएससी, टोरेंट पावर, इनफैक्ट टाटा पावर जैसे काउंटर्स पे अच्छा पुल बैक था। लेकिन क्या ये कंटिन्यू होता देखता है? और अगर हाँ तो इसमें से आपकी बेस्ट पिक कौन सी होगी? इनफैक्ट केएसके एनर्जी में भी काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ है काउंटर नीचे। देखिए, मैं समझता हूँ कि पावर स्टॉक से ज्यादा बेहतर जो फाइनेंशियल पावर फाइनेंस कंपनीज हैं वो ज्यादा बेहतर लगती हैं। अगर इनमें से एक स्टॉक पिक करना हो तो मैं समझता हूँ कि आरईसी ने एक डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद काफी है। स्टॉक 255, 260 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट किया सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉस 330 के नीचे रखना ना भूलें। राइट मयूरेश, एक छोटा सा कमेंट आपका बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि पुल बैक आया तो फिर से बैंकिंग का पार्टिसिपेशन जोरदार होगा। सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन सा है? सो क्लियरली आई थिंक प्राइवेट स्पेस में जैसे मैंने कहा एक्सिस, यस, ये दोनों अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और इनकी जो सिक्लिकलिटी है, आई थिंक इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि जैसे लोन ग्रोथ रिबाउंड होगा, आई थिंक दीज प्लेयर्स विल बी द फर्स्ट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। कपल दैट अप विद इनकी कैपिटल एडिक्वेसी, रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है और एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो मुझे लगता है एक्सिस, यस, कैन बी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक। चलिए, तो बाजार खोलने में कुछ ही समय बचा है और आज जो स्टॉक इन फोकस में उसमें भारतीय एयरटेल तो शामिल है ही। रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बस कर सकती है। आप आईआरबी इंफ्रा जैसे काउंटर्स को रडार पर रखें। सद्भाव इंजीनियरिंग, अशोका बिल्डकॉन, ये सभी काउंटर्स जो होंगे रडार पर होंगे। 100% इक्विटी को बेचने को मंजूरी मिली है। डीएलएफ पे नेगेटिव खबर है। अपोलो टायर्स ने हंगरी प्लांट के लिए 30 करोड़ यूरो की फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया, ये एक पॉजिटिव खबर है। और कुछ इंडिकेटिव एक्शन जहां पर काफी स्ट्रांग बना है उसमें दीपक नाइट्रेट शामिल है, लगभग 8% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में। एवरेडी में अच्छी खासी चाल बन सकती है 7%, तो कहीं ना कहीं बैटरी शेयर्स फोकस में रहेंगे। शिल्पी केबल, आशियाना हाउसिंग, साथ साथ मोनसैंटो, कैप्लिन पॉइंट जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर आज अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिकेटिव एक्शन का काफी स्ट्रांग है। वक्रांगी, डीलिक जैसे काउंटर्स में मोमेंटम बन सकता है। इंडिकेटिव एक्शन देखें तो निफ्टी पे जोरदार तेजी की उम्मीद है। वीरेंद्र, बिल्कुल, और इस बीच लगभग 130 अंकों पर, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 130 अंकों पर निफ्टी खुला है। यहाँ पर तेजी है लगभग 1.5% की, 2% की कहना ठीक रहेगा। और लगभग 425 अंकों पर इस पर आप देखिए सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। 26,108 है क्लस्टर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जरा एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या है कॉम्बिनेशन। गेनर्स में पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक को मैं इस वक्त जिस ट्रेजेक्टरी में डालूंगा वो है स्ट्रेंथ की, क्योंकि इस स्पेस में स्ट्रेंथ है। केन इंडिया पुल बैक, बीओबी पुल बैक, उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स पुल बैक। कल का सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड काउंटर था। तो यहां पे रजत शॉर्ट कवरिंग, अब जिसे कह रहे हैं, जिससे सुबह से डिस्कस भी कर रहे हैं, डेबिट एक्सपायरी का दिन है। जो विदाउट टिकट्स थे वो बाहर निकलेंगे। एचडीएफसी, वेदांता, केन, एसबीआई, बीओबी का ऊपर होना ये एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है कि शॉर्ट कवरिंग बाजार पर विजिबल है। पीएनबी, यस बैंक, टाटा पावर, ल्यूपिन, उसके बाद भारतीय टेलीग्राफ। देखिए, इनमें से कुछ स्टॉक्स जिनमें स्ट्रेंथ है, आप उसे कह सकते हैं बीपीसीएल, आप उसमें इन्फोसिस कह सकते हैं। और बाकी अगर आप देखें पीएनबी वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस वक्त उतना वीक नहीं है। आपको याद रखिए, जब Q1 नंबर्स आए थे या फिर Q4 नंबर्स थे, ये 132 के क्लस्टर तक गया था। लेकिन इस बार के फॉल में जब निफ्टी ने 8000 को डिसाइसिवली ब्रीच कर दिया, हम ऑलमोस्ट 76 तक हुआ है, इसने उतना बड़ा डाउन साइड नहीं दिखाया। तो यहाँ पर अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन देखूं, जो फर्स्ट
3 स्लाइड्स थी, उसमें जो बैंक्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसको देख लगता है कि हाँ ये एक हैंडसम पुल बैक का दिन हो सकता है। आई मीन अगर आप 100 में से पूछे तो 95% अगर चांसेस बन रहे हैं कि शायद ये एक अच्छा पुल बैक हो। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, एसबीआई को देखिए, बीओबी को देखिए, येस बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक को देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक को देखिए, सारे के सारे काउंटर्स अगर आप देखिए। और इनफैक्ट देखिए अच्छी बात ये है कि स्ट्रॉन्ग खुलने के बाद एटलीस्ट सस्टेन कर रहे हैं। और देखिए ये एग्जैक्टली एक शॉर्ट होल्डर को थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बिगाड़ेगा। कैनरा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, आईडीबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और यूनियन बैंक, सभी काउंटर्स में इस वक्त तेजी का माहौल बना हुआ है। तो मिड कैप, लार्ज कैप, पीएसयू और प्राइवेट स्पेस एक परफेक्ट तेजी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां, उनके लिए एक अच्छी राहत की खबर और स्क्रीन पे विजिबल है आईआरबी, एचसीसी, एनसीसी, सद्भाव और अशोका बिल्डकॉन। इन सभी काउंटर्स में काफी अच्छा खासा मूव हायर लेवल्स पर सस्टेन करते हुए, स्पेशली अशोका बिल्डकॉन। स्टॉक्स एंड न्यूज, एलएनटी, पोल्टास, भारती एयरटेल, रेडिको खेतान और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस आज अगर आप देखें स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में शामिल थे। सभी काउंटर्स में अच्छा रिएक्शन है, पोस्ट ओपनिंग हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे हैं। रियल्टी शेयरों में क्या है, डीएलएफ की देखिए टेंडेंसी बड़ी अच्छी डेवलप हो गई है। ये डाउनसाइड में पार्टिसिपेट करता है और एक अच्छे पुल बैक के दिन इसमें पुल बैक भी काफी स्ट्रॉन्ग आता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पूर्वांकरा, एचडीआईएल, आईबी रियल स्पेशली नजर रखिएगा इस काउंटर पे, स्ट्रॉन्ग मूव देता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आगे बढ़ते हैं कैपिटल गुड्स शेयरों का शुरुआत कैसा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एबीबी लगभग 23 रुपए पर, कॉन्फिडेंट गिव्स बैकफुट पे खड़ा है, बैकफुट पे बीएचएल है और बीएचएल पे इनफैक्ट कमजोरी आती हुई, लेकिन वोल्टास और पुंज बैठो ही काउंटर इस पर एक अच्छा डिसेंट मूव देते हुए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स के बाद मिड कैप गेनर्स, एडुकॉम, दिवीज लैब, चेन्नई पेट्रो, वेल्सपन कॉर्प, उसके बाद सुजलॉन, आईआरबी, इन काउंटर्स में तेजी है। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे न्यूज फ्लो और साथ ही साथ डिफेंसिव्स का। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द मिड कैप बास्केट। उसके बाद लैंको इंफ्रा, उसके बाद भारत फौज, इनमें तेजी दिखने को मिल रही है। एमटेक ऑटो अगर आप देखें तो थोड़ा सा हायर लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ लगभग 3.5% ऊपर है। आईटी शेयरों की शुरुआत थोड़ी सी अगर आप देखें मिक्स हुई है और इन्फोसिस 20 रुपए ऊपर है। टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और विप्रो, एक सिर्फ अगर मैं टीसीएस को छोड़ दूं जो कि इसमें फ्लैट है, बाकी अगर आप देखें आईटी काउंटर थोड़ा सा हल्का सा एक मूव लेकर कारोबार करते हुए। आईटी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स पे। फार्मा शेयरों का हाल क्या है, डिफेंस में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। ल्यूपिन स्ट्रॉन्ग मूव, डॉक्टर रेड्डी स्ट्रॉन्ग मूव, सन फार्मा 15 रुपए पर, ग्लेनमार्क लगभग 4 रुपए पर बिल्कुल फ्लैट और यूनिकेम लैब लगभग 8 रुपए पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। तो यहाँ पर फार्मा शेयर्स में अगर आप देखें अच्छा मूव है यहाँ पर, एक अच्छा मूव यहाँ पर। फर्स्ट ट्रेड में दिवीज लैब, चेन्नई पेट्रो, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स, ब्लिस, जीवीएस फार्मा, ये काउंटर तेज और साथ ही साथ यूनिट हाईटेक। स्टॉक स्पेसिफिक रही अच्छा मूव यहाँ पे। इंडेक्सेस पे एक बार फिर लौटते हैं, एग्जैक्टली इंडेक्सेस किस ट्रैजेक्टरी में है। निफ्टी अगर आप देखें 110.2 पर 7902। देखिए मैं सुबह से जिस क्लस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ अभी हम उससे दूर हैं। देयर इज आई थिंक 7950, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर रहेगा। मानस इस ओपनिंग पर आपकी देखिए ओपनिंग तो डेफिनेटली पॉजिटिव हुई है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि 79,58,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए शायद आज तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे 1-2 दिन पहले स्टॉक्स लिए हैं तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। कोई भी लॉन्ग 7950 के पहले ना बनाए। मैं समझता हूँ 7950 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो तभी ये मान के चले कि बॉटम आउट हो गया और शायद रिकवरी देखने को मिलेगी, वो चांसेस हैं। बट फिर भी अगर आपको डिसेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं 2 दिन में, अगर आपको स्टॉक्स में 10-12% रिटर्न मिल रहे हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए जिन सेक्टर्स में तेजी है उसमें रियल्टी, इंफ्रा, मेटल, पीएसयू, ऑयल एंड गैस, इन सभी काउंटर्स पे स्ट्रेच जो है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। एचडीएफसी, येस बैंक, अंबुजा सीमेंट निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। भारतीय एयरटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी में यहाँ पर स्ट्रेच काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। सीमेंट काउंटर्स मयूरेश कैसे लग रहे हैं आपको? इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट, एसीसी कल के सत्र में थोड़े वीक पड़े थे, लेकिन आज अगर निफ्टी पे देखें तो कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है अंबुजा सीमेंट के, निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है इसने। सो क्लियरली आई थिंक आज के अगर हम एक मूव डिस्काउंट कर ले, क्लियरली आई थिंक सीमेंट कंपनी के जो अर्निंग्स थे लास्ट क्वार्टर में थोड़े सबड्यूड ही थे, रियलाइजेशंस कम हुए थे और क्लियरली आई थिंक दैट वाज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो आई थिंक वॉल्यूम में अगर थोड़ी अपटिक आई भी थी, रियलाइजेशंस एब्सोल्युटली आई थिंक मैसेकर्ड द टोटल अर्निंग्स ऑफ दीज कंपनीज। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट में जब से स्पेंडिंग बढ़ेगी, आई थिंक दीज सीमेंट कंपनीज वुड ग्रेटली यूटिलाइज देयर यूटिलाइजेशन लेवल्स और इनके आरओईज, आरओसीज शुड स्टार्ट इंप्रूविंग। तो विद इन द पैक आई थिंक मिड कैप सीमेंट के काउंटर्स जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट जो शार्प करेक्ट हुए हैं आफ्टर दिस फॉल, आई थिंक बिकम गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए क्योंकि 1 से 2 क्वार्टर और भी अर्निंग्स स्लगिश रहने की उम्मीद है।
राइट कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी बनी उसमें टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो और साथ ही साथ चेन्नई पेट्रो, इन दोनों ही काउंटर्स पे इंडिकेटर एक्शन में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुए थे और अभी भी 4.5% तेज है तमिलनाडु पेट्रो, शुरुआत अच्छी है। चेन्नई पेट्रो में 3% की तेजी है। माइनस दोनों ही स्ट्रक्चर्स में कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, दोनों ही स्ट्रक्चर में हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं और दोनों ही स्ट्रक्चर में लोअर लेवल बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बट इन दोनों में से अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो वो डेफिनेटली चेन्नई पेट्रो रहेगा। मैं समझता हूँ कि 200 195 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, तो आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। पोटेंशियल अगर मार्केट इंप्रूव होता है तो पोटेंशियल तो अच्छा दिखता है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 285 290 तक के स्तर शायद 1 से 2 मंथ में जरूर देखने को मिलेंगे स्टॉक में। मानस कुछ मिड कैप पिक्स में मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि अच्छी तेजी बाउंस बैक आज मिड कैप में। देखिए जो शेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना बुल रन में, उनमें काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन, जैसे नीलकमल कल भी एक्यूमुलेट हुआ और आज भी नीलकमल की ओपनिंग काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। इसके अलावा शिवम ऑटो में अच्छा मूव मिला है, लगभग 6-6.5% की जो तेजी है वो शिवम ऑटो पे देखने को मिल रही है, एक अच्छा स्ट्रेच। इन दोनों ही शेयर्स पे आप राय दें, नीलकमल और शिवम ऑटो। मानस मेरा सवाल आपसे। देखिए शिवम ऑटो को मैं नहीं प्रेफर करूंगा इस लेवल पे बाय करना, क्योंकि एक बड़ी रैली ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है और कुछ संकेत पिछले 2 दिनों में अच्छे नहीं आए, क्योंकि स्टॉक ने 2 बार 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। मैं समझता हूँ इसको तो अवॉइड करना चाहिए। बट जहां तक बात नीलकमल की है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्टॉक में जब भी मार्केट में गिरावट आती है। हाई टॉप हाई बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। 2 दिन पहले स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी बने रहना चाहिए। देखिए फिर भी मैं फ्रेश लॉन्ग के लिए नहीं बोलूंगा, आपके पास है अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहें, पूरी रैली को एंजॉय करें। बट फ्रेश लॉन्ग मैं मार्केट की कंडीशन को देख के मैं नहीं समझता कि यहाँ पर करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए और जो बात कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये कॉम्बिनेशन रहे तो 95% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। अभी बैंक निफ्टी वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, न जाने क्यों। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत जोर के अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग का मूव नहीं है। 215 पॉइंट ऊपर लगभग बैंक निफ्टी ऊपर खुला था। क्या क्रिटिकल जंक्चर था, क्या क्रिटिकल लेवल था बैंक निफ्टी के लिए? देखिए जहां पे हमने बड़ा गैप क्रिएट किया उसका एक लोअर एज था ऑलमोस्ट, आप देखिए 17,446, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। अभी आज हमने नहीं किया अब तक जो वो है 17,270, जो कि परसों की गैप डाउन ओपनिंग का, माफ कीजिएगा, परसों का हाई है, वो अब तक बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। तो अभी तक बैंक्स के साथ जो होना चाहिए था, बैंक्स जिस तरीके से रिएक्ट करने चाहिए थे उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं इस दिन का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज ही वो दिन है जहां पर शॉर्ट कवरिंग भारी पड़ सकती है बाजार पे, और क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अदरवाइज उसके बाद कोई ऐसा सेशन नहीं लगता जिसमें शॉर्ट कवरिंग बाजार पे हावी हो। तो बैंक निफ्टी वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। 17,446, 17,270 सबसे क्रिटिकल पॉइंट रहेगा। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत दिनों से हमने ट्रेडिंग की कोई बात की भी नहीं है। एक काउंटर जो कि मेरे जहन में आ रहा है, आई मीन ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से, उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, लेकिन उसे मैच्योर होने दूंगा पहले थोड़ा सा। अभी कोई एग्जैक्टली इस पर लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। और कुछ काउंटर जहां पे तेजी है उसमें आप देखिए एसकेएस माइक्रो फाइनेंस लगभग अब 2% ऊपर 481.80 के क्लस्टर पे कारोबार कर रहा है। ये हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाया, थोड़ा सा हायर लेवल से नीचे आ रहा है। उसके बाद देखिए आप श्रेय इंफ्रा करीब 42.85 पे 4% ऊपर। मानस श्रेय इंफ्रा पे देखिएगा 42.85 पे कोई ट्रेड बनता है इस वक्त लॉन्ग साइड में? श्री इंफ्रा की बात की आपने? जी। माफ करिएगा, मेरे को ये स्टॉक के चार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डिफिकल्ट होगा इस पर व्यू देना। ठीक है। राइट सर, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। डिविस लैब्स और साथ ही साथ नेटको फार्मा, ये आप 2 स्ट्रक्चर्स देखिए। इनफैक्ट आज फार्मा काउंटर्स में जहां पर खरीदारी है उसमें डिविस लैब्स और साथ ही साथ नेटको फार्मा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर दोनों में से कौन सा है? देखिए सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर की बात करिए तो डेफिनेटली डीवीज लैब है। डीवीज लैब ने लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए हैं, पॉइंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये जरूर है कि पिछले 2-3 दिनों में हमें करेक्शन देखने को मिला, बट वो करेक्शन 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद फिर से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मैं समझता हूँ डीवीज लैब
एक ऐसा कैंडिडेट है जो डिप पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। इसमें आपके स्टॉप लॉसेस जरूर बड़े होंगे 2075 के आसपास, बट यहाँ पर पोटेंशियल भी बड़ा लगता है। आपका नजरिया अगर बड़ा हो तो मैं समझता हूँ कम से कम 2550 और 2600 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर एक चूज करना हो तो डेफिनेटली डिवीज लैब ही होगा। चलिए, एक ट्रेड मिला है उससे बात करते हैं। डेली पर देख रहा था मैं, तो डेली पर देख के मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा था, लेकिन मैं आर्ली पर गया तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, इस सेशन में भी इसमें कुछ गुंजाइश है। लेट्स टेक रामको इंडस्ट्रीज। करीब आपकी स्क्रीन पे जो भाव आएगा वो करीब करीब 117 रुपए 25 पैसे का, 117.25 का भाव है यहाँ पर। इस पे इसको देखिएगा, आई मीन ये लग रहा है कि शायद एक ट्रेड करने लायक काउंटर है। 118.80 पे है, अब इनफैक्ट 118.80 पे आ चुका है, 119। एक अच्छा ट्रेड बनता है डेफिनेटली यहाँ पे। इनफैक्ट मैं कुछ देर के लिए इसको 10 मिनट्स में भी कन्वर्ट करके देखता हूँ। जी हाँ, 10 मिनट्स पे स्पेशली देखिए, इस पर नजर रखिएगा 120 121 पर, उस जोन को ये कैसे काटता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर देखिए, ये किसी क्लस्टर से निकलने के बाद रिएक्ट करता है। क्लस्टर से निकला, उसके बाद रिएक्शन देता है, और वो रिएक्शन शुरू हो चुका है। नजर रखिएगा 120 पे। 120 एक अच्छा प्राइस है इसका। 120 के बाद 4, 5, 6 रुपए का स्विंग इसमें बहुत पॉसिबल है, नजर रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही इसने, अगर आप देखें, अगस्त के बाकी दिन किया है। अगस्त के बाकी दिन, चाहे वो 17 अगस्त की बात हो, उससे पहले अगर आप देखें 10 अगस्त की बात हो, उससे पहले 19 अगस्त की बात हो, ये ऐसे रिएक्ट करता है। तो नजर रखे चलिएगा, अभी नहीं लेकिन पूरे रेस्ट ऑफ द डे के लिए 120 सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से किसी ट्रेड की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद कुछ और ट्रेड्स को देखते हैं। डिश टीवी, डिश क्या कर रहा है, 107.80 पे लगभग 1.5% ऊपर है। इसमें तेजी है, हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो इस पे नजर रखिएगा। उसके बाद कुछ और ट्रेड्स को देखते हैं जहां पर इस वक्त मूव है। एक बीओबी लगभग 2% ऊपर, 3 रुपए 50 पैसे ऊपर कारोबार कर रहा है। खुला स्ट्रॉन्ग लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी अब धीरे धीरे नीचे फिसलता हुआ 183 के स्तर पे आ चुका है। सिर्फ 183 अंकों का इजाफा यहां पर, अब 178। तो बैंक्स एज पर द, आई मीन, जो आज की अप्रोच होनी चाहिए थी डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन, वो एग्जैक्टली नहीं है। आई मीन, मेरे को लग रहा था कि ये 17,246 का क्लस्टर पार करेगा, लेकिन वो फॉर द टाइमिंग शायद ही क्रॉस करता नजर नहीं आ रहा है। तो और शायद वक्त चाहता है बाजार। लेकिन कुछ जो खबरें, उनका इंपैक्ट तो होना था कुछ स्टॉक्स पर, वो देख लेते हैं। मुंबई मेट्रो में विस्तार के लिए 35,000 करोड़ जो खर्च करने की योजना थी, उसका पोटेंशियल इंपैक्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन, जे कुमार इंफ्रा जैसे काउंटर्स पे, प्रतिभा इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स पे पड़ सकता था। इनफैक्ट मयूरेश, मैं आपके के पास आता हूं, खबर काफी बड़ी है, 35,000 करोड़ खर्च करने जा रहा है, खर्च होंगे मुंबई मेट्रो पे। तो BEML, एल्स्टॉम इंडिया, जे कुमार इंफ्रा, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, इस पे आप समझते हैं कि दाव लगाया जा सकता है बाजार पे अभी? तो क्लियरली आई थिंक ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और कैसे इनकी टेंडरिंग होती है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो इन दैट सेंस इटसेल्फ आई थिंक सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो सकता है काफी कंपनी के लिए, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हो या जो रेलवे लाइंस प्रोवाइड करते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम्स करते हैं प्रोवाइड, बट मोर और लेस आई थिंक उतना ही इम्पैक्ट होगा। आई थिंक वील हैव टू गो इनटू एवरी कंपनीज डिटेल्स टू सी हाउ दे आर पैनिंग आउट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं लगता, आई थिंक फंडामेंटली इट स्टिल मेक्स सेंस। आई थिंक आई विल स्टिल वेट फॉर डिक्लाइंस ऑन टू दिस काउंटर बिफोर वी टेक अ कॉल। बाजार टफ हो गया धीरे धीरे, देखिए ओपनिंग के बाद थोड़ा सा टफ हो गया बाजार, एग्जैक्टली समझना बहुत मुश्किल है। इस बीच प्रकाश इंडस्ट्रीज 2560 पे 0.5% ऊपर, ओवरसोल्ड काउंटर है, छोड़ते हैं इसको भी। इंडेक्स में क्या ठीक लग रहा है, केल इंडिया पुल बैक पोर्ट में लगभग 5% ऊपर, 0.4% ऊपर पुल बैक है। आई मीन, लेकिन देखिए अगर आप निफ्टी गेनर्स को देखें, निफ्टी गेनर्स में अभी भी जो टॉप गेनर्स हैं उसमें आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें स्ट्रेंथ है। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, वेदांता, केन, टेक महिंद्रा, ये सब काउंटर्स अगर आप देखें पिछले 4-5 सेशन में काफी पिटे हैं। कल आप देखिए HDFC कल कितना पिटा था। कल HDFC जिस तरीके से टूट रहा था और जिस तरीके से इसने 1100 के जोन को छुआ था, वो अपने आप में अगर आप देखें HDFC जैसे स्टॉक का टूटना बाजार को काफी कल खल रहा था। तो मानस में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो कॉन्फिडेंस ब्रीच हुआ है HDFC के साथ, जिस तरीके से डिसाइसिवली कल इसने 1150 को तोड़ा है और जिस तरीके से 1100 के स्तर पे गया, आपको थोड़ा सा पैनिक या थोड़ा सा खराब लग रहा है चार्ट? आपको लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस काउंटर में आने वाले दिन में आ सकता है, या फिर यहां से कैचअप करेगा, यहां से बुल बैक देगा? देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है। अगर आप पिछले 2 साल के चार्ट देखिए तो स्टॉक 660, 650 के स्तर से लगातार हाई टॉप से हाई बॉटम बना रहा था, और कल जब स्टॉक ने 1150 के लेवल्स को ब्रेक किया, वो कंफर्मेशन था लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का।
तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, डेफिनेटली चार्ट्स खराब हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बाउंस बैक पे अगर स्टॉक 1150 1160 की रेंज में आए तो वहां पर अगर आपने लोअर लेवल्स पे 600 700 की रेंज पे लिया है तो ये प्रॉफिट बुक करना बनता है, क्योंकि अगर ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू होता है तो जो करेक्शन है वो भी डीप हो सकता है उस केस में 960 950 तक के स्तर भी देखने को मिले। ये कहना थोड़ा जल्दी है, बट फिर भी पैटर्न तो डेफिनेटली खराब हुआ है। माइनस दो स्ट्रक्चर मिड कैप आईटी से देखिए, जो लार्ज कैप आईटी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन ये दो स्ट्रक्चर्स लगातार चल रहे हैं। इसमें टाटा एलेक्साई शामिल है और इसके अलावा वक्रांगी, कल भी मूव था, आज भी मूव देखने को मिल रहा है। हेक्सावर में लगभग 1.5% के आसपास की तेजी, लेकिन टाटा एलेक्साई देखिए इस बाजार में 4% ऊपर है और वक्रांगी में 7% की तेजी बनी है। इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा बेहतर लग रहा है मानस आपको? देखिए, अगर आप एक ट्रेड लेने की बात करें या इन्वेस्टमेंट करने की बात करें तो वक्रांगी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐसे मूव इन्वेस्टर को बहुत हर्ट करते हैं जब आप 90 रुपीज से लेकर 170 तक एक शार्पली जाते हैं और करीब 8-9 ट्रेडिंग सेशन में 170 से 90 रुपीज तक वापस आ जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत हर्ट करते हैं इन्वेस्टर को। तो मेरी राय में तो वक्रांगी बिल्कुल भी निवेश करने लायक स्टॉक नहीं है। यहाँ पे आप ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस रखिए और आप स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो तो निकल जाइए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। बट टाटा एलेक्सी के जो चार्ट्स हैं वो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स अभी भी बना रहे हैं। अभी भी पोटेंशियल दिखता है कि शायद ये स्टॉक 2200-2300 रुपए के आसपास तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल लॉन्ग बना सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी है, अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1507 के आसपास रखिए। पोटेंशियल करीब 2250-2300 तक बिल्कुल लगता है स्टॉक में। लेकिन साफ तौर पे जो क्लियर कट लीडर्स हैं वो आज फार्मा सेक्टर से निकल रहे हैं। चाहे आप छोटे मझौले शेयर्स के बारे में बात कर लें, बाल फार्मा, अनु फार्मा, ब्लिस, जीवीएस, इन सभी में काफी अच्छा मोमेंटम बना। वोकहार्ट तेज है, स्ट्राइड्स आको लैब में तेजी बनी, नेट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अच्छी तेजी पकड़े हुए हैं। पूरे फार्मा स्पेस पे आज एक्यूमुलेशन काफी शानदार है। मयूरेश, आपकी राय फार्मा सेक्टर पे और कोई शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे यहाँ पर? सो क्लियरली आई थिंक लार्ज कैप फार्मा में अगर हम देखें तो सन फार्मा अगर डिक्लाइंस पे मिलता है एक बहुत बेहतरीन पिक हो सकती है। FY16 में अगेन आई थिंक लार्जली फैक्टरिंग इन इंटीग्रेशन इश्यूज और रेमेडियल इश्यूज होंगे, रैमबैक्सी को प्लांट्स को लेकर, उनके खुद के हैलोल को प्लांट को लेकर। बट ओवर FY17 आई थिंक अर्निंग्स में एक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो सन फार्मा ऑन डिक्लाइंस इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। इस बीच कोल इंडिया को देखिए करीब आधा % ऊपर। लेकिन मयूरेश, मैं इनफैक्ट कल भी जो हमारे मेहमान थे कार्यक्रम में उनसे एक बात पूछा था ONGC को लेकर, क्या डिसअपॉइंटमेंट है ONGC पर? आई मीन क्रूड जहां पर है, सबको मालूम है जो आउटलुक आ रहे हैं क्रूड को लेकर, उसके बीच में ONGC जिस ट्रेजेक्टरी में आ चुका है 220 पे, अभी मैंने बहुत 10 में से 9 लोग कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रा कॉल लेने की जरूरत नहीं है। आप किस लॉबी से बिलोंग करते हैं? 228 पे एनी पॉजिटिव व्यू ऑन ONGC या फिर अभी लेफ्ट आउट रहेगा ये बाजार से? सो क्लियरली आई थिंक आपने राइटफुल कह दिया। आई थिंक क्रूड की प्राइसिंग जैसे है, आई थिंक रियलाइजेशन से इम्पैक्ट होता है तो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस गेट इम्पैक्टेड इन दैट सेंस। तो हालांकि अंडर रिकवरीज होगी नहीं, लेकिन रियलाइजेशन ड्रॉप की वजह से क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस होगा अर्निंग्स में। इनकी ओवरसीज बुक भी है, ONGC विदेश, आई थिंक वहाँ पे बिकॉज ऑफ अ ड्रॉप इन क्रूड यू विल सी सम अमाउंट ऑफ ड्रॉप इन अर्निंग्स एस्टिमेट्स हैपनिंग। तो मुझे क्लियरली लगता है एक अंडर परफॉर्मर रह सकता है ONGC टिल क्रूड रिमेन्स इन दिस रेंज। सो क्लियरली आई थिंक देयर आर बेटर स्टॉक्स अगर ऑयल एंड गैस स्पेस में पिक करने हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से करने हो तो OMC कंपनीज इन माय ओपिनियन कैन स्टिल हैव अ ट्रेडिंग बायस। और अपस्ट्रीम में देखना है तो आई थिंक रिलायंस एक बेहतरीन पिक हो सकता है, बट ONGC मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी लार्जली अंडर परफॉर्म करेगा फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY16। मानस, अभी तक के ट्रेडिंग पैटर्न को देख के, ओपनिंग को देख के आपके जहन में कौन से दो ट्रेड्स आ रहे हैं जहां पर आप आज तेजी की पोजीशन बनाएंगे? देखिए, तेजी की पोजीशन बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स हैं मेरे हिसाब से तो उछाल पे बिल्कुल बिकवाली करनी चाहिए, उछाल पे एग्जिट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन से। बट फिर भी अगर लॉन्ग ट्रेड लेना होगा तो बहुत डिफेंसिव जो स्टॉक्स हैं या जो क्षेत्र हैं वहां से ही लेना होगा। और उसमें से एक जैसे डीवीज लैब के बारे में हमने बात की, वैसे ही अगर आप देखिए तो लुपिन और अरबिंदो फार्मा के चार्ट्स ऐसे लगते हैं कि शायद एक बाउंस बैक देंगे, एक रिकवरी दिखाएंगे, तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बट लॉन्ग ट्रेड और स्टॉक्स में लेना मेरे लिए डिफिकल्ट है। वाकई बहुत डिफिकल्ट बाजार है। 7881 पर डिफिकल्ट बाजार है ट्रेडर्स के लिए भी, और इनफैक्ट वैल्यू बाय पिक्स भी आई मीन समझना मुश्किल है।
मैं HDFC पे ही लौटूंगा। HDFC कैपिटलाइज करता हुआ 1146 पे। महेश, हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे काफी बुलिश थे, पूरा बाजार काफी बुलिश है, इनकाउंटर्स का ट्रेडिंग पैटर्न अच्छा था, हायर लेवल पे सस्टेन भी कर रहे थे। इस गिरावट के दौर में आपकी टॉप पिक्स क्या रहेंगी इस स्पेस में? HDFC इज द लीडर ऑफ द स्पेस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग, GIC हाउसिंग, इनमें से आपकी टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा होगा स्टॉक? सो विवेक जी, क्लियरली अगर हम वैल्यूएशन और एक बॉटम अप देखें तो LIC हाउसिंग इज समथिंग यू कंटिन्यू टू प्रीफर। अगर नंबर्स देखें तो 18% की एक रिटेल एडवांसेस की ग्रोथ थी, NIM में एक अच्छा बढ़ाव दिखा था एक क्वार्टर में, एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो गई, क्रॉस नेट एसेट रेशियो एट 0.6, नेट एसेट रेशियो एट 0.33, डेवलपर पोर्शन ऑल्सो इज एट अराउंड 2.45%, जो आई थिंक रिस्कियर होता है इन अ सिचुएशन में रियल एस्टेट ऑफटेक डज नॉट हैपन। और क्लियरली कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव गॉट रिड्यूस्ड टू 9.35, यील्ड्स मेंटेन एट 10.85, तो मुझे लगता है स्प्रेड्स भी मेंटेन होंगे और वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इट्स अ ग्रेट स्टोरी टू प्ले आउट और प्राइस टू बुक पे 2.1 टाइम्स पे मिल रही है, तो मुझे लगता है एनी डिक्लाइन ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बहुत बेहतरीन पिक हो सकती है। ऐसे बाजार में कहना ही बहुत मुश्किल है कौन सा सेक्टर चलेगा, देखिए फार्मा चल रहा है, लेकिन मेरे में ऐसा सवाल जो होगा वो FMCG काउंटर्स पे होगा। कैसे रेट कर रहे हैं आप FMCG इंडेक्स को? इनफैक्ट ITC में थोड़ी सी चाल बनी है, HUL में हल्की मजबूती है आज के सत्र में। मनपसंद बेवरेजेस, ये हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग है ये अपनी ग्रिप छोड़ ही नहीं रहा काउंटर। इनफैक्ट कल भी काफी अच्छी तेजी बनी थी और आज भी अच्छी खासी तेजी मनपसंद बेवरेजेस में बनती हुई नजर आई। पूरे सेक्टर पे आपकी राय? सो क्लियरली अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस मोर और लेस लॉन्ग टर्म एवरेज कंपेयर करें तो लार्जली आई थिंक द सेक्टर इज ओवर वैल्यूड दिस पॉइंट टाइम। दूसरी बात अगर हम करें तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, टॉप लाइन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी आई थिंक स्लगिश रहने की ही उम्मीद है, क्योंकि जैसे हमने रेंज का एक डिले देखा है, डिस्क्रिशनरी डिमांड स्पेसिफिकली ऑन द रूरल साइड कैन टैम्पर वॉल्यूम ग्रोथ। ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन बहुत एविडेंट हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट की एक फॉल देखी है, क्रूड हो, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हो, वो बेनिफिट करती है कंपनियों को एंड दैट इंपैक्ट विल बी सीन ऑन द बॉटम लाइन। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है आई थिंक दो चीजों पे हिंज करता है, रूरल डिमांड कैसे पैन आउट होती है कंपनी के लिए, एंड बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स गोइंग फॉरवर्ड इनके एड स्पेंड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस कपल्ड विद दीस टू फैक्टर्स एक न्यूट्रल सा कॉल है। The only stock that I like probably is ITC on declines from the sector. Okay, महेश मानस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, काउंटर्स पे रखे आपने बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट से आप देखें उसी ट्रेजेक्ट्री को जहां पे ओपन हुए थे उसे सरेंडर करके अब लगभग निफ्टी